आज इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ रेवेन्यू कोड का ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप के टोटल 200 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद और जो क्वेश्चन बच रहे हैं वह नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ सब पहले एमपी का पार्ट रहा। 2000 में छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है। तो जो भू राजस्व संहिता है, यह एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों जब राज्य एक में ही थे तब यह जो है भू राजस्व संहिता 1959 प्रचलन में थी, अर्थात इन फोर्स थी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हो गया तो छत्तीसगढ़ अपनी कोई भू राजस्व संहिता अलग से नहीं बनाया है, बल्कि जो छत्तीसगढ़ और एमपी संयुक्त स्टेट हुआ करते थे तो उस समय जो राजस्व संहिता 1959 प्रचलन में थी उसी राजस्व संहिता को छत्तीसगढ़ ने अडॉप्ट कर लिया है, जो कि वह उसे 2000 में जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अपना नया स्टेट बना, तो उसी सत्र में छत्तीसगढ़ ने भू राजस्व संहिता 1959 को अडॉप्ट किया। तो इसकी प्रवर्तन की तिथि पूछी जाती है और कब लागू हुआ इसको पूछा जाता है। जैसा कि यह नॉर्मल इन्फॉर्मेशन था। अब आइए क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके इस वीडियो के अंतर्गत टोटल 200 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बार बार छत्तीसगढ़ या एमपी दोनों के एग्जाम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो भू राजस्व संहिता है ये छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों का सब्जेक्ट है। छत्तीसगढ़ और एमपी में दोनों में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। थोड़ा किसी सेक्शन में छत्तीसगढ़ में चेंजिंग हो जाता है और किसी सेक्शन को लेकर एमपी में चेंजिंग हो जाता है, लेकिन खास करके दोनों स्टेट में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर ही फोकस किया गया है। आइए क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये संहिता 1959 का है, छत्तीसगढ़ ने इसे 2000 में अडॉप्ट किया। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता लागू होती है। तो जब 2000 में अडॉप्ट किया था तो यह 1 नवंबर 2000 से इसे इन फोर्स बना दिया गया छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि वर्ष कब आरंभ होता है? तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्व मंडल की बैठक का प्रमुख स्थान निम्नांकित में से कौन सा है? तो यह ग्वालियर में है, ग्वालियर एमपी में। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व संहिता की धारा 25 में परिभाषित राजस्व वर्ष किस दिनांक से प्रारंभ होता है? तो राजस्व वर्ष यह 1 अक्टूबर से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आबादी से आशय है। तो आबादी से तात्पर्य नगरेतर क्षेत्र में किसी ग्राम के निवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आबादी के लिए आवश्यक है। तो आबादी के लिए नगरेतर क्षेत्र आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृषि के अंतर्गत नहीं आता। तो कृषि के अंतर्गत उद्यान कृषि आती है, फलोद्यान लगाना या उसका संरक्षण करना आता है, और चारे चराई या छप्पर छाने के लिए घास के लिए स्थान को आरक्षित करना, यह भी जो है कृषि के अंतर्गत आता है। बड़े झाड़ों का जंगल यह कृषि के अंतर्गत नहीं आता। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जो है कृषि के अंतर्गत नहीं आता। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। कृषि में सम्मिलित नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कृषि में सम्मिलित नहीं है, तो कृषि के अंतर्गत दे दिया गया सिंघाड़े की फसल, घास की कृषि, फलों की खेती। तो खेती के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत सागौन का उद्यान नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। स्वयं की खेती करने से तात्पर्य क्या है? तो स्वयं की खेती से तात्पर्य होता है स्वयं के पर्यवेक्षण से सेवक द्वारा या मजदूरी पर जो नगद या वस्तु के रूप में देय होती है से हो। भूस्वामी के बड़े लड़के के पर्यवेक्षण में मजदूरों के द्वारा नगद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी से है। कुटुंब के किसी भी सदस्य के द्वारा खेती करने से है।
उपरोक्त सभी के द्वारा अगर खेती की जाती है तो यह माना जाएगा कि वह स्वयं के द्वारा खेती कर रहा है। अगला क्वेश्चन है इमारती लकड़ी कौन है? तो इमारती लकड़ी के अंतर्गत जैसा कि चंदन आता है, सागवान आता है, तो नीम, जामुन ये सब इमारती लकड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन है राजस्व वर्ष की तिथि। तो राजस्व वर्ष की तिथि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा नियत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है सुधार कहलाता है। तो सुधार के अंतर्गत किसी भी पूर्वगामी कार्यों का नवीनीकरण कहलाता है। नवीनीकरण सुधार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सुधार में क्या शामिल नहीं है? तो सुधार के अंतर्गत वृक्षारोपण आता है। एक फसली भूमि की दुफसली भूमि बनाना, यह भी सुधार के अंतर्गत आता है। जैसे एक फसल जहां उगाई जाती है वहां 2 फसल उगाना। अगला है जल के कटाव से भूमि बचाने के लिए कार्य करना, यह भी सुधार के अंतर्गत आता है। ऐसा कार्य जो भूमि के मूल्य को घटाए या बढ़ाए, यह सुधार के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 14 है आम कुंज से तात्पर्य नहीं है। तो आम कुंज से तात्पर्य सड़क के किनारे आम के वृक्ष से आम कुंज का तात्पर्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है संहिता में परिभाषित नहीं है। तो संहिता के अंतर्गत जलोढ़ को परिभाषित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है लगान है। तो लगान एक प्रीमियम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कृषि के अंतर्गत है। तो कृषि के अंतर्गत चारे के लिए भूमि आरक्षित किया जाना, चराई के लिए भूमि आरक्षित किया जाना, छप्पर छाने के लिए भूमि आरक्षित किया जाना, जहाँ पे छप्पर अर्थात गांव में मड़हा छाते हैं, ये सब कृषि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्तविक कृषि से अभिप्रेत है। तो वास्तविक कृषि से कोई कृषक जो भूमि पर स्वयं खेती करता है, कोई कृषक जिससे युक्त रूप से प्रत्यशंका की जाती है कि वह स्वयं खेती करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है पटवारी की नियुक्ति कौन करता है? तो पटवारी की नियुक्ति कलेक्टर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है जो कि सुमेलित कराना है। इसमें कहा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसा कि आबादी को धारा 2A में परिभाषित किया गया है, सुमेलित है। कृषि वर्ष 2C में है। राजस्व वर्ष 2F में है। आम कुंज 2T में नहीं है। अगला क्वेश्चन है राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। तो इसकी नियुक्ति कलेक्टर के द्वारा की जाती है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह बार बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है। तो ऐसी भूमि जहां ग्राम में की ऐसी भूमि जो आबादी या सेवा भूमि से भिन्न है। ग्राम में की ऐसी भूमि जो किसी भूस्वामी द्वारा धारित भूमि से भिन्न है। ग्राम में की ऐसी भूमि जो कृषक द्वारा धारित भूमि से भिन्न है। ग्राम में की ऐसी भूमि जो सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है। सभी भूमियां दखल रहित भूमि के अंतर्गत आती हैं या दखल रहित भूमि से अभिप्रेत मानी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है राजस्व मंडल का गठन होता है। तो राजस्व मंडल का गठन यह एक अध्यक्ष के अलावा उतने सदस्यों से होगा जितना राज्य सरकार उचित समझे, ठीक समझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मैच कराना है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसा कि कृषि वर्ष, तो कृषि वर्ष यह 1 जुलाई से शुरू होता है। राजस्व वर्ष 1 अगस्त यह प्रारंभ नहीं होता, गलत है यह ऑप्शन। भू राजस्व संहिता का प्रवर्तन जैसा कि छत्तीसगढ़ में जब MP का स्टेट 1 में ही हुआ करता था, तो इसका प्रवर्तन 2 अक्टूबर 1959 को ही हुआ था और छत्तीसगढ़ में 2000 में हुआ। राजस्व वर्ष जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। अगला क्वेश्चन है राजस्व मंडल के लिए आवश्यक है कि, तो राजस्व मंडल के लिए यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता धारित करता हो, जो उसका मेंबर है, जो उसका सदस्य है। अगला क्वेश्चन है
राजस्व मंडल में अभी तक कितने सदस्य न्यायपालिका से आते हैं? तो कोई भी सदस्य नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है राजस्व पदाधिकारी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है राजस्व मंडल का सदस्य या अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है राजस्व पदाधिकारी नहीं है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगा कर याद रखेंगे कि राजस्व पदाधिकारी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है राजस्व निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन राजस्व अधिकारी है? तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी और सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी, उपरोक्त सभी जो है राजस्व अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला है समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे, सही है। अगला क्वेश्चन है खंड के समस्त राजस्व अधिकारी संबंधित आयुक्त के अधीनस्थ होंगे, यह भी सही है। जिले के समस्त राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे, यह भी सही है। उपरोक्त सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है जिले को समाप्त करने या सृजित करने की शक्ति राज्य सरकार को किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? ऑप्शन बी धारा 13 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आयुक्त होते हैं, तो आयुक्त ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक संभाग में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है, यह करती है धारा 16 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भूमि पर प्रवेश एवं सर्वेक्षण करने की शक्ति प्राप्त है, तो यह पटवारी को, भूमापक को, राजस्व निरीक्षक सभी को प्राप्त है। क्वेश्चन नेक्स्ट है मंडल एवं आयुक्त को मामले को अंतरित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? यह धारा 29 के अंतर्गत प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कलेक्टर या उपखंड अधिकारी किसी मामले के विनिश्चय हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मामलों को सौंपने, अंतरित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए धारा 30 के अंतर्गत। क्वेश्चन अगला है धारा 29 के अंतर्गत मामलों को अंतरित करने की शक्ति प्राप्त है, तो राजस्व बोर्ड को और आयुक्त दोनों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी विशेष मामले को एक जिले के राजस्व अधिकारी से दूसरे जिले के राजस्व अधिकारी को मामला अंतरित करने का आवेदन दिया जा सकता है। ऑप्शन बी आयुक्त के समक्ष। अगला क्वेश्चन है राजस्व अधिकारी व्यक्तियों को साक्ष्य या दस्तावेज पेश करने के लिए हाजिर होने के लिए समन भेजने की शक्ति किस धारा में है? तो ऑप्शन ए धारा 33 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजस्व न्यायालय प्रकरण की एक पक्षीय सुनवाई कर सकते हैं यदि ऑप्शन ए तामील की प्रक्रिया विधि पूर्वक हुई हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है धारा 33 के अंतर्गत पक्षकार या साक्षी को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया ताकि समन का अनुपालन करने में चूक करता है तो उसे क्या किया जाएगा? उसे गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जा सकता है, आदेश दे सकेगा कि वह उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे, 1000 रुपये से अनधिक जुर्माना देने का आदेश कर सकेगा। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है
किस धारा के अंतर्गत साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश किया जाता है? ऑप्शन बी, धारा 34 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, पक्षकार या साक्षी समन की तामील के बाद हाजिर नहीं होता है तो अधिकारी उस पर कितना जुर्माना अधिरोपित कर सकता है? 1000 रुपये से अनधिक। अनधिक का तात्पर्य कि 1000 रुपये से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व पदाधिकारी को न्यायालय का दर्जा किस धारा के तहत प्राप्त है? धारा 31 के अंतर्गत। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्व पदाधिकारी को किस धारा के तहत अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है? यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, धारा 32 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राजस्व न्यायालय में उपस्थित होकर कार्यवाही करने के लिए कौन सक्षम नहीं है? ऑप्शन ए, माता पिता पक्षकार के या परिवार का कोई सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्व न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है तो यह अनिवार्य है, वह बाध्य है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, धारा 28 के तहत राजस्व पदाधिकारी द्वारा किसी आवासीय भूमि पर कार्यवाही करने हेतु विवश करने के लिए 24 घंटे पहले ऑप्शन ए, अधिभोगी को सूचना देना आवश्यक है, इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 29 के अंतर्गत राजस्व मामला एक जिले से अन्य जिले में अंतरित करने के लिए कौन सक्षम नहीं है? ऑप्शन बी, राजस्व मंडल। अगला क्वेश्चन है, वह पक्षकार जिसके विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में एक राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, आदेश के दिनांक से और अगर समन की तामील सम्यक रूप से न की गई हो तो आदेश के जानकारी में आने के दिनांक से वह 30 दिवस के भीतर उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व पदाधिकारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता बार बार सेंटेंस इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यह जो संहिता है यह मध्य प्रदेश संहिता ही है जिसे छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद एडॉप्ट कर लिया है। अपना कोई अलग से रेवेन्यू एक्ट नहीं बनाया है या कोई भी एक्ट जहां तक कहा जाए तो नहीं बनाया है। तो क्वेश्चन है, राजस्व पदाधिकारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन चलने वाले किसी मामले या कार्यवाही में हुए व्यय को जैसा वह उचित समझे उस सीमा तक दिला सकेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्व अधिकारी किसी मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच या रिपोर्ट के लिए नहीं सौंप सकेगा? तो ऑप्शन सी, नायब तहसीलदार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे, यह सत्य है। अगला कथन है, ऑप्शन है, संभाग के समस्त राजस्व अधिकारी आयुक्त के अधीनस्थ होंगे, यह भी सत्य है। अगला कथन है, जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्दिष्ट न करे जिले के समस्त राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे, यह भी सत्य है।
इस तरह से उपरोक्त तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई राजस्व अधिकारी कर सकेगा? धारा 35 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुनवाई का स्थगन अधिकतम कितनी बार हो सकता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतम यह ऑप्शन बी 3 बार हो सकता है। क्वेश्चन अगला है, सर्वाधिक सत्य कथन है राजस्व अधिकारियों के आदेश अपील या पुनरीक्षण में उसमें ऑप्शन डी उल्टा या परिवर्तित किया जा सकता है, तभी किया जाएगा जब न्याय न हो पाया हो। इस सेंटेंस को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश गलती या अनियमितता के कारण कब उलटने योग्य होता है? ऑप्शन ए, जब वस्तुतः न्याय न हो पाया हो। अगला क्वेश्चन है, जब संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में राजस्व न्यायालय द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए, सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिकथित प्रक्रिया। क्वेश्चन अगला है, राजस्व मंडल को नियम बनाने की शक्ति के प्रावधान हैं। उपरोक्त में से इन चारों में से कोई कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबंध के न होने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है, किस धारा में कहा गया है? ऑप्शन डी, धारा 43। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व संहिता में अपील के प्रावधान किस धारा में हैं? ऑप्शन ए, धारा 44। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उपखंड अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश की अपील होती है तो कलेक्टर के समक्ष। अगला क्वेश्चन है, मैच मिलान करना है, जिसमें पूछा कौन सा मैच नहीं है। जैसा कि उपखंड अधिकारी के आदेश की अपील कलेक्टर के यहाँ, उपखंड अधिकारी के अधीन राजस्व अधिकारी के आदेश की अपील उपखंड अधिकारी के यहाँ, कलेक्टर के आदेश की अपील आयुक्त के यहाँ, उप सर्वेक्षण अधिकारी के आदेश की अपील आयुक्त के यहाँ नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अपीलीय न्यायालय नहीं है तो राजस्व बोर्ड और आयुक्त द्वितीय अपीलीय न्यायालय हैं, जबकि कलेक्टर द्वितीय अपीलीय न्यायालय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अपीलीय न्यायालय है जिसमें उपखंड अधिकारी, कलेक्टर, आयुक्त और बोर्ड ये सभी प्रथम अपीलीय न्यायालय के अंतर्गत भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक अपील के आधार हैं? पहला कथन है, यदि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल हो। सेकंड बी है, यदि किसी आदेश द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवाद्यक का अवधारण नहीं हो सका। सी है, प्रक्रिया में सारवान त्रुटि के कारण गुणावगुण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि हो गई है। अगला है, मूल आदेश को परिवर्तित या उलट दिया गया है।
तो उपरोक्त सभी दशाओं में अपील की जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है 67। संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपील प्राधिकारी की शक्तियां दी गई हैं? ऑप्शन बी धारा 49। क्वेश्चन नंबर 68 है, धारा 49 खंड 3 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। ऑप्शन बी प्रकरण के निपटाने के लिए आवश्यक हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न आदेश की अपील नहीं होगी तो जो अंतरिम स्वरूप का है, स्टे के लिए आवेदन को मंजूर किया गया हो, स्टे के लिए आवेदन को नामंजूर किया गया हो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी दशाओं में अपील नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, कुछ आदेश अपीलीय नहीं होते हैं। धारा 46 के अधीन इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न आदेश या आदेशों की धारा 46 के अधीन अपील नहीं होती है। पहला है पुनर्विलोकन के लिए किए गए आवेदन को नामंजूर करने का। सेकंड है अपील पर सीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत ग्रहण की गई है। सी है पुनर्विलोकन का आवेदन पर सीमा अधिनियम को धारा 5 के अंतर्गत ग्रहण की गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा युग्म सही है? जैसा कि अपील प्राधिकारी और उसकी परिसीमा दी गई है, तो कलेक्टर के समय अपील करने की परिसीमा 45 दिन है, सही है। आयुक्त के समय अपील करने की परिसीमा 60 दिन और बोर्ड के समय अपील करने की परिसीमा 90 दिन। उपरोक्त सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की किस धारा में अपीलों की परिसीमा काल दी गई है? ऑप्शन सी धारा 47। क्वेश्चन नंबर 74 है, सूची से मैच कराना है। जैसा कि अपील धारा 44 में है, पुनरीक्षण धारा 50 में है, पुनर्विलोकन धारा 51 में है। उपरोक्त सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्व प्राधिकारी पुनर्विलोकन कर सकता है? मंडल, प्रत्येक राजस्व अधिकारी। ऑप्शन सी मंडल और प्रत्येक राजस्व अधिकारी दोनों। क्वेश्चन नंबर 76 है, उपशमन का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन सी अपील में और रिव्यू में और रिवीजन में, अर्थात अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण तीनों में उपशमन का सिद्धांत लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व मंडल द्वारा पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन डी पुनरीक्षण धारा 50 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 78 है, पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी धारा 173 खंड 3 के खातों के निपटारे के आदेश के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 79 है, पुनरीक्षण के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जा सकेगा अपीली आदेश के विरुद्ध। धारा 210 के अधीन आयुक्त भू अभिलेख के किसी आदेश के विरुद्ध। सी आयुक्त या आयुक्त भू अभिलेख द्वारा 170B के अधीन पुनरीक्षण के पारित किसी आदेश के विरुद्ध।
ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 80 है, आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी को पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है? ऑप्शन सी 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 81 है, राजस्व बोर्ड को आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है? ऑप्शन बी 90 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है, पुनरीक्षण के आधार हैं, तो पुनरीक्षण का आधार वैधता है, वैचित्र्य है और अनियमितता है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के संबंध में, तो ऑप्शन ए वही आधार जो सीपीसी में दिए गए हैं वही आधार यहाँ भी लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, पुनर्विलोकन के आधार हैं, तो मामले के अभिलेख में स्पष्ट दर्शित कोई भूल, पर्याप्त कारण, किसी नवीन या महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज जो सम्यक सतर्कता बरतने के बाद भी जानकारी में नहीं थी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 85 है, रिव्यू के लिए समय सीमा क्या है? ऑप्शन इसका ए रिव्यू के लिए समय सीमा 90 दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, कलेक्टर द्वारा राजस्व मामलों में पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण किया जा सकेगा? ऑप्शन बी राजस्व मंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व मामलों में राजस्व मंडल के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी, तो न तो उच्च न्यायालय में होगी, न उच्चतम में, न राज्य सरकार में, उपरोक्त में से कहीं नहीं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 88 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन करेगा? ऑप्शन ए तहसीलदार। अगला क्वेश्चन है, पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकेगा किसी भी आदेश का जिसकी की अपील की गई है जो किन्हीं पुनरीक्षण कार्यवाहियों का विषय है, तो ए और बी दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है 91, पुनर्विलोकन किया जा सकता है, यह स्वप्रेरणा से और हितबद्ध पक्षकार दोनों के आवेदन से और स्वप्रेरणा दोनों से किया जा सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि आदेश राजस्व पदाधिकारी द्वारा स्वयं पारित न किया गया हो तो उस आदेश के रिव्यू के लिए राजस्व मंडल की अनुमति लेनी आवश्यक है। आयुक्त को, बंदोबस्त आयुक्त को, कलेक्टर को, उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है, किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता है, किया जा सकेगा? ऑप्शन बी केवल हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर। अगला क्वेश्चन है, आदेश के निष्पादन को रोक सकता है, तो राजस्व अधिकारी जिसने आदेश पारित किया है, अपील प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99 है,
आदेश का निष्पादन रोका जा सकता है? ऑप्शन बी 3 माह या अगली सुनवाई की तारीख जो भी पहले हो तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, परिसीमा अधिनियम लागू होता है? तो परिसीमा अधिनियम अपीलों पर, पुनर्विलोकनों पर और पुनरीक्षण सभी पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, लंबित पुनरीक्षण का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 54 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की समस्त भूमि का स्वामित्व है? तो राज्य की समस्त भूमि का पर स्वामित्व राज्य सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 है, संहिता के किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि समस्त भूमियां राज्य सरकार की संपत्ति हैं? धारा 57 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 101, निम्न कथनों में से कौन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्व से छूट प्राप्त भूमि के अतिरिक्त सभी भूमियां राजस्व भूदान हेतु दायी हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, भूमि को भूराजस्व से पूर्णतः छूट दी जा सकती है? तो वह है राज्य सरकार से विशेषतः अनुदान भूमि, राज्य सरकार के साथ की गई संविदा द्वारा विधि या नियम के उपबंधित होने पर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 103 है, भूराजस्व हो सकता है? तो भूराजस्व प्रीमियम के रूप में, लगान के रूप में, पट्टा धन के रूप में और प्रमुक्ति भाटक के रूप में किसी भी रूप में हो सकता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 104 है, धारा 57 उपधारा 1 के अधीन किसी अधिकार के संबंध में यदि राज्य शासन एवं व्यक्ति के विरुद्ध विवाद पैदा हो जाता है तो उसका निराकरण करेगा? ऑप्शन बी, कलेक्टर के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, भूमि में सम्मिलित नहीं है? तो भूमि के अंतर्गत स्थान सम्मिलित नहीं है, बल्कि तालाब के नीचे की ज़मीन, बहता हुआ पानी, भूमि से जुड़ी अन्य वस्तुएं भूमि के अंतर्गत मानी जाती हैं, लेकिन स्थान भूमि में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 106, भूराजस्व। ऑप्शन ए है, भूराजस्व अर्थात समस्त भूमि चाहे वह कहीं भी किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई जा रही हो पर देय होगा, भूराजस्व देय होगा। करें कि समस्त भूमि पर देय होगा, परंतु जो भूमि राज्य शासन के आदेश पर या किसी ऐसी विधि के अधीन उस दायित्व से मुक्त है पर देय नहीं होगा। तो यह सत्य है और दोनों ऑप्शन ए गलत है, बी गलत, सी गलत है, डी गलत है और ऑप्शन बी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भूराजस्व शासन को दिया गया धन है जो किसी संविदा के तहत दिया गया हो, प्रीमियम के तहत दिया गया हो या निस्तार लगान के रूप में दिया गया हो, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भूराजस्व से मुक्त होने ऐसे लाभप्रद खाते जिनका खाता 5 एकड़ या इससे कम हो। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109 है, यदि किसी एक खाते में कई व्यक्ति संयुक्त रूप से
भागीदार हैं तो भू राजस्व प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने हिस्से का अलग से दिया जा सकेगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110 है, भू राजस्व का निर्धारण भूमि के संबंध में उसके उद्देश्य को देखकर किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 है, भू राजस्व के दायित्व से मुक्त नहीं है। ऑप्शन डी, जिसे भूस्वामी ने लागत से मुक्त रखा है। क्वेश्चन नंबर 112 है, भू राजस्व में परिवर्तन। ऑप्शन ए, भूमि के उद्देश्य में हुए परिवर्तन के साथ बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, राजस्व निरीक्षक, भूमापक एवं पटवारी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अधीन उसके कर्तव्यों से संबंधित कार्य करने के निमित्त किस भवन या किसी गृह निवास गृह से संलग्न किसी घेरा लगे हुए प्रांगण या उद्यान में उसके अधिभोगी से संबंधित है कि सहमति के बिना प्रवेश नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेती की लागत का प्राकलन करने में निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए, भूमि का बाजार मूल्य। क्वेश्चन नंबर 115 है, क्वेश्चन नंबर 117 है, जिस भूमि पर भू राजस्व का निर्धारण नहीं हुआ है उसका भू राजस्व निर्धारित करेगा कलेक्टर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न भूमियों के लिए भू राजस्व का निर्धारण किया जाएगा। ऑप्शन ए, कलेक्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119 है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भू राजस्व का भुगतान विहित तिथि बीतने के 1 माह के अंदर न करे तो उपखंड अधिकारी भुगतान न की गई रकम के कितने प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित कर सकता है। ऑप्शन ए, 10 वर्ष का। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 120 है, भू राजस्व के निर्धारण में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन सी, नगरीय एवं नगरेतर क्षेत्र दोनों में। क्वेश्चन नंबर 121 है, भू राजस्व में परिवर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन ए है, यदि अकृषि भूमि को कृषि हेतु प्रयुक्त किया जाए, भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन हो जाए, यदि जलोढ़न की प्राकृतिक क्रिया से भूमि के क्षेत्र में वृद्धि हो जाए, सभी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। तो पहला है, नगरेतर क्षेत्र में स्थित आबादी भूमि जिसका उपयोग कृषि प्रयोजन के लिए होता है राजस्व भुगतान के लिए दायी है। अगला कोई ऑप्शन है, कोई भी भू राजस्व अन्य रूपेण कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए लाभप्रद खाते के बारे में देय नहीं होगा। अगला है, राजस्व आबादी में स्थित भवन स्थल जो कोटवार के कब्जे में भू राजस्व दिए बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, भू राजस्व के अंतर्गत वे धन नहीं आते हैं जो प्रीमियम भाटक के रूप में राज्य सरकार को देय हों। दूसरा है,
प्रमुक्ति भाटक के रूप में राज्य सरकार को देय हों। तीसरा है 50 वर्ष से कम कालावधि के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के बारे में पट्टाधन के रूप में राज्य सरकार को देय हों। उपरोक्त सही है ऑप्शन डी, अर्थात सभी दशाओं में भू राजस्व के अंतर्गत धन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, भू सर्वेक्षण की परिभाषा दी गई है, तो यह ऑप्शन ए धारा 66 के अंतर्गत 66 के अंतर्गत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 125 है, राजस्व सर्वेक्षण में निम्न संक्रियाएं आती हैं, तो खेत का नक्शा बनाना, अधिकार अभिलेख तैयार करना, भूमि को सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित करना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 126 है, भू सर्वेक्षण की अधिसूचना जारी की जाती है, तो धारा 67 के अंतर्गत ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 127 है, प्रस्तावित भू सर्वेक्षण की अधिसूचना कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन ए जिला सर्वेक्षण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रस्तावित भू सर्वेक्षण कौन प्रारंभ करता है? ऑप्शन बी जिला सर्वेक्षण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 129 है, किन परिस्थितियों में जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा भू सर्वेक्षण किया जाएगा? ऑप्शन है राज्य सरकार के निर्देश पर, गत सर्वेक्षण को 30 वर्ष पूर्ण होने पर, संदर्भ नक्शा जीर्ण या अनुपलब्ध होने पर, उपरोक्त सभी दशाओं में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 130 है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी ग्राम के निवासियों के निवास के लिए आबादी भूमि अवधारित करता है। ऑप्शन बी धारा 72 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 131 है, धारा 73 के अंतर्गत ग्रामों के विभाजन या संयोजन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? जिला सर्वेक्षण अधिकारी को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 132 है, संहिता की किस धारा में बंदोबस्त की परिभाषा दी गई है? धारा 75। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133 है, भू राजस्व का निर्धारण कौन करता है? जिला सर्वेक्षण अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134 है, किस धारा में कहा गया है कि समस्त भूमियां निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी? धारा 80। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 135 है, किस धारा में भू राजस्व निर्धारण की अवधि दी गई है? धारा 86। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 136 है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा की गई निर्धारण की तिथि की अवधि होगी सामान्यतया 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 137 है, विशेष परिस्थितियों में भू राजस्व निर्धारण करने की अनुमति दे सकता है? कौन दे सकता है? तो ऑप्शन ए राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 138 है, भू राजस्व के निर्धारण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो निर्धारण के 15 वर्ष के पूर्व। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 139 है, निर्धारण की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भू राजस्व को पुनरीक्षित करने की अधिकारिता जिसे प्राप्त है, तो वह कौन है? उपखंड अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140 है,
भू सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात किसी सर्वेक्षण संख्यांक या खाते के क्षेत्रफल या निर्धारण में की किसी गलती को कौन ठीक कर सकेगा? तो उपखंड अधिकारी ठीक कर सकेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 है, भू सर्वेक्षण समाप्त हो जाने के पश्चात जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए जिला कलेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 142 है, भू सर्वेक्षण समाप्त हो जाने के पश्चात धारा 69 एवं 70 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी। ऑप्शन बी तहसीलदार को। क्वेश्चन नंबर 143 है, किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार भू सर्वेक्षण या भूमि राजस्व निर्धारण के संचालन का विनियम करने के लिए नियम बना सकेगी? धारा 91A। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144 है, नगरीय क्षेत्र में निर्धारण की प्रमाणिक दर निम्न दर निश्चित की जाएगी। तो यह न तो आयुक्त के द्वारा की जाएगी, न बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा, न कलेक्टर के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसे निरसित कर दिया गया, इसे रिपील कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, नगरीय क्षेत्रों में भूमि का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण के उपबंध उन भूमियों पर लागू होता है जो भूस्वामी द्वारा धारित हो। सही है। अगला है, नवीनीकरण का अधिकार प्राप्त करने वाले पट्टे के अधीन सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित। करेक्ट है। अगला है, सेवा भूमि के धारक द्वारा धारित हो। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 146 है, किस धारा के अंतर्गत निर्धारण का पुनरीक्षित उचित निर्धारण किया जाता है? धारा 100। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 147 है, धारा 100 के अधीन नियत किया गया निर्धारण कितनी अवधि तक प्रवृत्त रहेगा? ऑप्शन डी 30 वर्ष तक की कालावधि तक। क्वेश्चन नंबर 148 है, धारा 100 के अधीन नियत किया गया निर्धारण कितनी अवधि तक प्रवृत्त रहेगा? तो यह 30 वर्ष तक, ऐसी दीर्घतर कालावधि तक जो उस कालावधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने के पूर्व बीत जाए। उपरोक्त दोनों ए और बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन कलेक्टर द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो लेखपाल की नियुक्ति कलेक्टर के द्वारा नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन है, भूमि का नक्शा कौन तैयार करता है? तो कलेक्टर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 151 है, भू सर्वेक्षण भूमि का नक्शा कौन तैयार करता है? तो भू सर्वेक्षण भूमि का नक्शा। ऑप्शन बी जिला सर्वेक्षण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 152 है,
कलेक्टर भूमि का नक्शा किस धारा के अंतर्गत तैयार करता है? तो धारा 107 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 153 है, सुमेलित कराना है। करें भूमि का नक्शा, धारा 107 इज करेक्ट। अधिकार अभिलेख 108 करेक्ट। भू अभिलेख 114, किसान बही 114 एक करेक्ट। उपरोक्त सभी ऑप्शन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, भूमि पर किसी भी प्रकार के अधिकार या हक को वैध रूप से अर्जन करने की सूचना पटवारी को लिखित या मौखिक रूप में देनी आवश्यक है 6 माह के भीतर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 155 है, म्यूटेशन नामांतरण का प्रावधान है। धारा 110 के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110 के अंतर्गत म्यूटेशन का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 156 है, जब कोई छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 109 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना निर्धारित अवधि में देने की उपेक्षा करता है तो तहसीलदार शास्ति आरोपित कर सकेगा जो 1000 रुपये से अनधिक मतलब अधिक नहीं होगा। 1000 से अधिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो भूमि के किसी अधिकार का हित विधि पूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसी अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 109 के अंतर्गत पटवारी होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 158 है, नामांतरण कार्यवाही में दत्तक ग्रहण के बारे में विवादग्रस्त प्रश्न उत्पन्न होने पर राजस्व अधिकारी के लिए उत्तम यही है कि उसका निर्णय करवा दें। ऑप्शन ए, एक सक्षम सिविल न्यायालय से। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर न्यायिक मामला है? तो गोचर भूमि पर पशुओं के अधिकार से संबंधित विवाद, यह नहीं है। उत्तराधिकार का नामांतरण, यह भी नहीं है। लगान या राजस्व संबंधी विवाद, यह भी नहीं है। यह सब न्यायिक मामला है। भूमि के आवंटन का प्रश्न, यह जो है गैर न्यायिक मामला है। यहाँ पर गैर न्यायिक मामला पूछा है तो यह गैर न्यायिक मामला है। क्वेश्चन नंबर 160 है, नामांतरण कौन करेगा? तो नामांतरण तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 161 है, कौन सा नामांतरण प्रक्रिया के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन है, पटवारी धारा 109 के अधीन प्राप्त सूचना की रिपोर्ट सरकार द्वारा विहित समयावधि में तहसीलदार को देगा। अगला है, तहसीलदार विधिक प्रक्रिया अपनाकर उसे प्रकाशित करेगा। अगला ऑप्शन है, तहसीलदार हित रखने वाले समस्त व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा। अगला ऑप्शन है, ऑनलाइन ई नामांतरण पोर्टल में नामांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो नामांतरण के संबंध में उपरोक्त सभी गलत हैं। यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी। उपरोक्त सभी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 162 है, ऑनलाइन ई नामांतरण का प्रावधान किया गया। तो धारा 110 खंड 3 के अंतर्गत ऑनलाइन नामांतरण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। पहला ऑप्शन है, अधिकार अर्जन की सूचना मिलने पर पटवारी ऑनलाइन ई नामांतरण पोर्टल दर्ज करेगा। अधिकार अर्जन की रिपोर्ट को विहित समयावधि के भीतर तहसीलदार को देगा, यह भी सत्य है। अगला है, अधिकार अर्जन की प्राज्ञापना प्राप्त होने पर तहसीलदार विहित समयावधि के भीतर ऑनलाइन ई नामांतरण पोर्टल में नामांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उपरोक्त सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 164 है, अधिकार अभिलेख में निम्न अधिलिखित अधिकार से संबंध में विवाद को जिसमें राज्य सरकार पक्षकार न हो विनिश्चित करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? तो राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 165 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसा कि ऑप्शन नंबर सी, राजस्व न्यायालय विक्रय विलेख में वैधता का परीक्षण कर सकता है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 166 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अध्याय 9 के अधीन भू अभिलेख में की गई समस्त प्रविष्टियां के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दी गई हों। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 167 है, खेत का नक्शा कौन तैयार या पुनरीक्षित करता है? यह कलेक्टर या राजस्व सर्वेक्षण के समय बंदोबस्त अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 168 है, खेत का नक्शा किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है? यह धारा 107 के अंतर्गत खेत का नक्शा तैयार होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 169 है, अधिकार अभिलेख के संबंध में प्रावधान किया गया है। यह किया गया है धारा 108 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 170 है, अधिकार अभिलेख में निम्न विशिष्टियां होंगी। तो इसमें भूस्वामियों का नाम होगा, सरकारी पट्टेदारों का नाम होगा, हित के पक्षकार तथा उनकी सीमा होगी, भूस्वामी या पट्टेदार द्वारा देय लगान या भू राजस्व होगा। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 171 है, अभिलेख अधिकार कब तैयार किया जा सकता है? तो अधिकार अभिलेख जिला सर्वेक्षण के दौरान, राज्य सर्वेक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्देश देने पर, अर्थात दोनों दशाओं में अधिकार अभिलेख तैयार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि में अधिकार या हित अर्जन की रिपोर्ट पटवारी को किस धारा के अंतर्गत दी जाती है? धारा 109 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 173 है, धारा 109 के अंतर्गत पटवारी अधिकार अर्जन की सूचना प्राप्त करने के कितने दिन के भीतर तहसीलदार को देगा?
तो ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा विहित की गई अवधि के भीतर। क्वेश्चन नंबर 174 है, धारा 109 के अंतर्गत अधिकार अर्जन की रिपोर्ट अधिकार अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा किसे दी जा सकेगी? यह पटवारी को और तहसीलदार को, दोनों को दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 175 है, भूमि पर अधिकार या हक अर्जित करने की सूचना तहसीलदार को दी जाएगी लिखित रूप में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 176 है, भूमि पर अधिकार अर्जन की सूचना तहसीलदार को दी जाती है धारा 109 खंड 2 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 177 है, भूमि पर अधिकारों की अर्जन की लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को अर्जन की तारीख से कितनी अवधि के भीतर करेगा? तो यह 6 माह के भीतर करेगा। फ्रेंड्स, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी सहपाठियों के पास इस वीडियो को सेंड कर दीजिए ताकि वे सभी क्वेश्चन को रिपीट कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। क्वेश्चन नंबर 178 है, लिपिकीय त्रुटि को ठीक कर या करा सकेगा? तो उपखंड अधिकारी या तो स्वयं ठीक कर सकेगा या करा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, खसरा या क्षेत्र पुस्तक या भू अधिकार में कोई अंतर होने की दशा में अंतर के संबंध में कोई अधिनियम विनिश्चय करेगा? तो तहसीलदार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 180 है, यदि तहसीलदार के अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 118 के अंतर्गत तैयार किए गए भू अभिलेखों में या गलत या अशुद्ध प्रविष्टि किए जाने पर आवश्यक परिवर्तन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उपखंड अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 181 है, भू अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही उपखंड अधिकारी किस लिखित मंजूरी से प्रारंभ करेगा? तो यह कलेक्टर की लिखित मंजूरी से प्रारंभ करेगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 182 है, यदि भू अभिलेख में गलत प्रविष्टि की गई है और सरकार का उसमें हित है तो उपखंड अधिकारी उसे शुद्ध करने हेतु किसे पेश या प्रस्तुत करेगा? कलेक्टर को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 183 है, भू अभिलेख किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है? तो यह धारा 114 के अंतर्गत भू अभिलेख तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 184 है, किसान बही का प्रावधान यह 104 खंड ए में है। क्वेश्चन नंबर 185 है, किसान बही कितने भागों में होती है? तो किसान बही 2 भागों में होती है। क्वेश्चन नंबर 186, किसान बही के संबंध में सत्य कथन है। करें किसान बही किसान किताब की प्रति भूस्वामी को दी जाएगी, सत्य है। इसके प्रथम भाग में खाते पर अधिकारियों तथा विलंगमों का उल्लेख होता है, यह भी सत्य है। भाग 2 में खाते के अधिकार, खाते की बाबत भू राजस्व की वसूली एवं खातों
पर के विलंगम का उल्लेख रहेगा, अर्थात उपरोक्त सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 187 है, कोई व्यक्ति जिसके अधिकार या हितों को अभिलेख या रजिस्टर में दर्ज किया जाना आवश्यक हो, किसी राजस्व अधिकारी या राजस्व निरीक्षक या पटवारी द्वारा लिखित अध्यपेक्षा पर अध्यपेक्षा की जाने की तारीख से कितने दिन के भीतर जानकारी या दस्तावेज निरीक्षण के लिए दे या पेश होगा? 1 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 188 है, कोई व्यक्ति धारा 118 के अंतर्गत अपेक्षित अवधि की भीतर सूचना नहीं देता है तो तहसीलदार उसे दंडित कर सकेगा 1000 रुपये की अनधिक राशि से। क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि रजिस्ट्रीकृत अधिकारी द्वारा धारा 110 के अंतर्गत अधिकार अर्जन को समस्त रिपोर्ट उसे प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर तहसीलदार को नहीं देता है तो तहसीलदार उस पर अर्थदंड अधिरोपित कर सकता है 5000 रुपये से अनधिक। क्वेश्चन नंबर 190 है, अधिकार या हक के बारे में कोई व्यक्ति सूचना देने के लिए बाध्य है। धारा 118। क्वेश्चन नंबर 191 है, भू अभिलेखों के लिए नियम बनाने की शक्ति। धारा 121 के अंतर्गत भू अभिलेखों के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है। क्वेश्चन नंबर 192, धारा 126 के अंतर्गत सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को संक्षिप्त बेदखल किया जा सकेगा तो तहसीलदार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 193 है, सदोष कब्जाधारी की तहसीलदार संक्षिप्तता बेदखल कर सकेगा। धारा 126 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 194 है, कलेक्टर दखल रहित भूमि को निम्न प्रयोजनों हेतु पृथक कर सकेगा तो गोठान के लिए, पशुओं की खाल निकालने के लिए, कब्रिस्तान या श्मशान के लिए या चारे के लिए आरक्षित भूमि जहां चारागाह बनाया जाए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 195 है, आबादी के लिए कलेक्टर क्या कर सकेगा? तो आबादी के लिए कलेक्टर जहां आबादी हेतु आरक्षित क्षेत्र कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो वहां वह ग्राम की दखल रहित भूमि आरक्षित कर सकेगा। सत्य है। अगला है, आबादी के प्रयोजन हेतु यदि दखल रहित भूमि उपलब्ध न हो तो वहां राज्य सरकार कोई भी भूमि अर्जित कर सकेगी। उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 196 है, ग्रामों सर्वेक्षण संख्यांककों तथा भूखंड संख्यांककों की सीमाओं के बारे में समस्त विवाद जहां की ऐसी सीमाएं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 124 के उपबंधों के अधीन नियत कर दी गई हो, विनिश्चित की जाएगी तो यह तहसीलदार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 197 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 124 के अधीन सीमाएं नियत कर दिए जाने के बाद तिथि किसी भूमि का सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को जहां संक्षिप्ततः बेदखल कर दिया गया हो वहां उस भूमि पर अपना हक स्थापित करने के लिए ऐसी बेदखली की तारीख से 1 वर्ष के भीतर। क्वेश्चन नंबर 198 है, किसी भूमिहीन व्यक्ति को ग्रामीण आवास योजना के अधीन
गृह स्थान का आवंटन इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि आवंटन की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि पर गृह का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है 199। धारा 127 के अंतर्गत सीमांकन एवं सीमा चिन्हों का अनुरक्षण, मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु उत्तरदायी है सीमा चिन्ह में लगे भूमि का धारक। क्वेश्चन नंबर 200 है। सीमा चिन्ह का संबंध या सीमा पंक्तियों का अनुरक्षण धारक द्वारा न कराए जाने पर यह कार्य निष्पादित कराता है तहसीलदार। इस तरह से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ और एमपी भू राजस्व संहिता 1959 के टोटल 200 प्रश्न को कवर किए। अभी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के 400 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें 200 क्वेश्चन, अगला जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें भी 200 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे। 200 क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। इस तरह से टोटल 400 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ और एमपी रेवेन्यू के लिए आपको इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, मेहनत पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।